ओके। जब मैं भूल जाया करूँ तो मुझे याद करा दिया करो आप लोग। बट या राजिया, कोई क्वेश्चन है? मैंने अभी असाइनमेंट नहीं की। वो कल की क्लास मैंने अभी पूरी ली नहीं है, तो वो मैं अभी के बाद हम्म। दूंगी, इस क्लास के बाद तो फिर भेजूंगी। ओके, ठीक है। एनीबडी, किसी का कोई सवाल हो अब तक के? सवाल नहीं। मैंने बस एक बात करनी थी कि मैंने रेंज निकाल रही थी जब, तो हम्म। मतलब मैंने जिस तरह से मैंने शेयर की हुई है फाइल वहां पर भी है, वो मेरा रन नहीं था हो रहा वो कोड। फिर मैंने चैट जीपीटी से लिया है, तो वो मुझे उसकी चीज की समझ नहीं आई कि मेरा क्या इसमें प्रॉब्लम आ रहा था। तो अगर हमने कोई ऐसा डेटा हो जिसकी हमने लोड किया हो या फिर किसी तरह से लिया और उसकी रेंज किस तरह से निकालनी होती है, वो तो हमने वैसे ही करना होता है, मैक्स माइनस जो है मिनिमम, जिस कॉलम का हमने निकालना है वो करके। बट मेरा इसमें इशू आ रहा था, तो मुझे उसमें बाद में पूछना होगा बेशक, अभी नहीं तो लास्ट पे मैंने किया है। मतलब मैंने हेल्प ली थी चैट जीपीटी से, देन उसके बाद हो गया था। बट आई डोंट नो मेरा मेरे वाले में क्या इशू आ रहा है। रेंज की फॉर्मूला हमने कुछ इस तरह लिखा होगा ना, मैक्स और आगे। फॉर एग्जांपल हमने टिप का डेटा लिया लेट्स से, तो उसका हमने टोटल बिल देखा और फिर उसको माइनस कर दिया मिनिमम से। अ, जो भी है इस तरह आ गया। इसी तरह किया आपने, क्योंकि इसमें कोई मसला नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम का जो फंक्शन है वो बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा ओके। मे बी मैंने जो है वो लास्ट पे मैक्स और मिनिमम लगा रही थी, मतलब स्टार्ट में नहीं थी लगा रही, तो मे बी इस वजह से ना हो रहा हो। बट ओके, हाँ। मैं अभी चेक कर लेती हूँ। ओके, ठीक है। तो बैक टू द एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आपने अपना डेटा लिया है, उसके ऊपर एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमने बात की थी हाइपोथेसिस की, तो कल आपको असाइनमेंट भी दी थी मैंने कि आपने कोई डेटा लेकर उसके ऊपर हाइपोथेसिस बनाना है। तो वो आपसे मैंने थोड़ी देर तक पूछना है, तो आप लोग याद करके रखो कि आपने क्या सोच के रखा हुआ था। हम इस तरह करेंगे कि हमने 2 से लेकर 7 तक के स्टेप्स ऑलरेडी किए हुए हैं। डेटा को इंपोर्ट करना, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना, हेड टेल सैंपल रोज कॉलम्स, उसके डेटा टाइप्स, इंफॉर्मेशन, स्टेटिस्टिक्स, ओवरऑल ये सारे चेक किए हुए हैं। आज हम 8 से लेकर आगे काम करने की कोशिश करेंगे। बट जो अगले एनालिसिस के 2 स्टेप्स हैं, उसके लिए हमें इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक की किसी हद तक जरूरत पड़ेगी। तो जहां तक डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक का काम हो सकता है वहां तक हम करेंगे। जहां पर इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स का काम होगा वो हम फिर नहीं करेंगे आज के लिए, क्योंकि जब तक हम वो कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो लेट्स स्टार्ट विद, पहले हम इस तरह करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं कि लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी। अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ वो सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हम कर लेते हैं, क्योंकि हमें विजुअलाइजेशन भी करनी है, हमें एनालिसिस भी करना है। तो हम सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेंगे। दूसरा स्टेप हमारा ऑब्वियसली डेटा लोड करना। यहाँ पर आज हम कश्ती वाला डेटा लोड करते हैं, टाइटैनिक का डेटा सेट। सी बोर्ड से लेंगे और मैंने अब उसको डीएफ के नाम से रिप्रेजेंट किया। अभी तक हम उसको कश्ती के नाम से कर रहे थे। तो डीएफ इसलिए ये क्योंकि जब आप प्रोफेशनली कोई काम करते हो, तो आपने जब भी कोई डेटा सेट इंपोर्ट करवाना है, तो आप उसको डीएफ के नाम से, डेटा फ्रेम के नाम से लोड करते हो। तो ये एक जनरल प्रैक्टिस है। इसलिए जब आपने फाइल किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में भी जमा करवानी है, तो आप अपनी तरफ से उसको नाम जरूर दे सकते हो, बट जो इनिशियल नाम है उसको डीएफ के तौर पे कंसिडर करना ज़्यादा बेहतर है। हाँ, हो सकता है कि हम उस फाइल को आगे किसी और नाम से सेव करवा लें,
तो आप उसको इनिशियली कोई और नाम देना चाहो, इट डजेंट मैटर। लेकिन जो जनरल प्रैक्टिस है उनको फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे पास यहाँ पर टाइटैनिक का डेटा सेट आ गया। उसमें हमने देखा था कि सर्वाइव्ड का कॉलम है जिसमें 0 1 है, यानी कि सर्वाइव हुआ है 1, सर्वाइव नहीं हुआ 0। पी क्लास यानी कि पैसेंजर की क्लास क्या है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। व्हाट्स द जेंडर एंड एज। SIB SP यानी कि सिबलिंग्स और स्पाउस की क्या इन्फॉर्मेशन है, सिबलिंग्स कितने हैं और स्पाउस कितने हैं, 1 है 0 है, ये कितने हैं। PRCH पेरेंट्स और चिल्ड्रन की क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे 0 फिलहाल नजर आ रहा है। सबका 0 होना या ना होना फिलहाल हम यहाँ से कुछ नहीं कह सकते। किराया कितना दिया सबने, क्योंकि ऑब्वियसली क्लास आपकी डिफरेंट होगी तो आपका किराया भी डिफरेंट होगा। उसके अलावा बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन रिपीट हुई हुई है, जैसे कि हु, मैन और वुमेन लिखा हुआ है। पीछे जेंडर की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी थी हमारे पास। फिर हमारे पास अलाइव है, नो और यस, वो सर्वाइव की इन्फॉर्मेशन को ही उन्होंने दूसरे तरीके से देखा है। अलोन वाली इन्फॉर्मेशन एक नहीं है। तो यहाँ से हम इस तरह करते हैं कि नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वुड बी टू डेटा की इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि रोज और कॉलम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने रोज और कॉलम करवाए हैं प्रिंट। एक और चीज भी हो सकती है कि आपने अगर रोज और कॉलम के दरम्यान में एक लाइन का डिफरेंस देना है, तो आप यहाँ पर जाके \n लिखोगे। होपफुली इससे हो जाएगा, लेट्स ट्राई। अच्छा, इट शुड बी ओके, इट शुड बी हियर। ओके, जब आपने किसी नेक्स्ट लाइन पर लेकर जाना है तो ये वाला स्लैश और n लगाते हैं तो हमें वो नेक्स्ट लाइन पर ले जाता है। तो रोज 891 है, कॉलम 115 है। दो दूसरा ऑप्शन ये हो सकता था कि प्रिंट दो कमांड्स लिख लेते हैं, एक कमांड रो की होती है और एक कमांड कॉलम की होती है। बट जब आप प्रोफेशनली काम करते हो तो आपके वो कोड्स में नजर आना चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल हो, एक बिगिनर नहीं हो। बिगिनर होता है वो क्या करेगा, वो प्रिंट रो की अलग करेगा, कॉलम की अलग करेगा। लेकिन जो प्रोफेशनल होगा वो एक ही लाइन में उसको कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह मैंने यहाँ पे काम किया है। ये एक दिन में नहीं आ जाता, ये प्रैक्टिस करने से आता है। मुख्तलिफ चीज़ें एक्सपीरियंस या अ, आपको मुख्तलिफ चीज़ों में हाथ पाँव मारने पड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, इसको मैंने लेकर चला। उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा हमारे पास ये डेटा की इंफॉर्मेशन हम प्रिंट कर लेता है। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि डेटा टाइप सबकी ठीक है या नहीं। सर्वाइव की जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। वैसे उसका मतलब कैटेगोरिकल है, 0 1 का मतलब है यस और नो। लेकिन यहाँ पर डेटा टाइप इंटीजर है फिलहाल। अगर हमें इसको तब्दील करना पड़ा तो हम करेंगे, लेकिन अभी हमें इसको तब्दील करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जब आपने एनालिसिस करना होता है, आपका हाइपोथेसिस पर डिपेंड करता है कि आपका वेरिएबल की टाइप कौन सी है। उसको तब्दील करना हाइपोथेसिस का को टेस्ट करने से पहले जरूरी है कि अपनी डेटा टाइप को तब्दील कर लिया जाए। इसलिए ये इंफॉर्मेशन देखी जाती है कि यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप अगर मुख्तलिफ लिखी हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए उसके मतलब से, तो उसको यहाँ पर तब्दील कर दिया जाए। फिलहाल यहाँ पर हमें कुछ तब्दील नहीं करना क्योंकि हमारा कोई हाइपोथेसिस अभी नहीं है। और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ठीक है। एज है तो वो फ्लोट में है, जेंडर है तो वो स्ट्रिंग में दिया हुआ है। बाकी सारी बाय डिफॉल्ट ठीक आ रही है। इसलिए अभी हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब काम यहाँ पे हम शुरू करेंगे डेटा क्लीनिंग का। अब डेटा क्लीनिंग, कल भी हमने बात की थी कि जो डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस है वो बहुत सब्जेक्टिव है। आप किस तरीके से हाइपोथेसिस को लेकर चलते हो वो डिफाइन करता है कि आपने डेटा क्लीन किस तरह करना है। बट एक जनरल जो प्रैक्टिस है वो ये है कि पहले आप मिसिंग वैल्यूज को डील करते हो। मिसिंग वैल्यूज को डील किस तरह करना है अभी हम उसको देख लेते हैं।
इज नल का फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए कि डेटा में इज नल यानी कि नल वैल्यूज मौजूद हैं या नहीं। जब उसको रन करेंगे तो हमें ट्रू और फॉल्स की इन्फॉर्मेशन दे देगा। हमने बात पहले भी की थी कि ये ट्रू और फॉल्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें ज्यादा एग्जॉस्टिव लिस्ट प्रोवाइड नहीं करती। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सम कर देंगे। उससे क्या पता चलेगा टोटल वेरिएबल्स में कितने हमारे पास नल वैल्यूज मौजूद है। अब यहाँ पर ये है कि वेरिएबल थोड़े थे और हमें सारे नजर आ रहे हैं इस वक्त यहाँ पर कि एज में 177 है, डेक में 688 है। बट अगर वेरिएबल ज्यादा हो तो उसके लिए क्या होता है, सॉर्ट आप कर सकते हो। सॉर्ट को वैल्यूज के लिहाज से करो और कह दो कि जो सबसे ज्यादा सॉर्ट वैल्यूज असेंडिंग, और उसको फॉल्स करके देखते हैं। तो उससे ये पता चल जाता है कि जो भी नल वैल्यूज हैं वो सारी ऊपर आ जाएंगी। तो यहाँ पर 4 वेरिएबल्स हैं जो कि जिसके अंदर मिसिंग वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। अब हमने मिसिंग वैल्यूज को मुख्तलिफ तरीकों से डील किया जाता है, उनको देखना है। लेकिन वो डील करने से पहले जरूरी ये होता है कि आप परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज क्यों जरूरी है? परसेंटेज इसलिए जरूरी है कि जब आपने डिसाइड करना है कि मैंने इस वेरिएबल को निकालना है, फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि भाई मैंने 688 को निकालना है, उसके पीछे आपकी रीजन होनी चाहिए कोई। ये नहीं कि आपका दिल चाह रहा था तो आपने कर दिया। आपके पास एक सॉलिड रीजन होनी चाहिए। वो रीजन कहाँ से आएगी? वो रीजन मोस्टली रिसर्च के फील्ड में से आती है। जिस रिसर्च फील्ड में आप काम कर रहे हो वहां पर एक सर्टन नॉर्म होता है कि इतने से ज्यादा अगर मिसिंग वैल्यूज होंगी तो उसको हम डिलीट कर देंगे, इतने से ज्यादा होंगी तो उसके साथ ये करेंगे। तो वो आपको रेफरेंस ढूंढना पड़ता है कि आपकी फील्ड में किस चीज को सही समझा जाता है, स्टैंडर्ड समझा जाता है, उस तरीके से आप काम करोगे। जनरल रूल ऑफ थंब क्या है? वो ये है कि अगर आपकी वैल्यूज 40% से ज्यादा मिसिंग है तो उसको डिलीट कर दिया जाए। अब हम इस तरह करते हैं, जो परसेंटेज है वो निकालते हैं क्योंकि हमें परसेंटेज नहीं पता। अभी हमें सिर्फ ये पता है कि 688 1772। परसेंटेज निकालने के लिए हम जो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है उसी को इस्तेमाल करेंगे। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, एनीबडी? null null value is divided by total values multiply 100%. ओके, नल वैल्यूज डिवाइडेड बाय, चलो लिखवाना शुरू करो। नल वैल्यूज, divided by total values. मैंने उसको सेव करवाया ऊपर, मैंने सेव नहीं करवाया उसको। नल वैल्यूज में सेव करा लेता पहले। नल वैल्यूज, ताकि उसको यूज करना आसान हो जाए फिर हमारे लिए। ओके, नल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। टोटल लेंथ हम निकालते हैं, लेंथ वाले से भी निकाल सकते हैं, शेप वाले से भी निकाल सकते हैं। हम शेप वाला इस्तेमाल कर लेते हैं फिलहाल, और उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 100 से। लेट्स सी, ठीक है, हो गया। अब यहाँ इसको हम परसेंटेज के अंदर सेव करवा लेते हैं, परसेंटेज ऑफ नल वैल्यूज। और इसको भी वैसे तो ऑलरेडी सॉर्ट आउट है क्योंकि नल वैल्यूज हमने सॉर्ट आउट की हुई थी। बट इवेंचुअली अगर ये नल वैल्यू सॉर्ट आउट आपने नहीं की हुई तो इसको भी आप यहाँ पे कर सकते हो, सॉर्ट वैल्यू से। I think I should need a parenthesis, values, and again ascending is equal to false. अब ये पता चलेगा डेक है वो 77.2%, एज 19.8 और एम्बार्क 0.2 और सेम गोस फॉर एम्बार्क टाउन। इस तरह करते हैं कि पहले हम डेक को डील करते हैं, ठीक है। डेक को हमने डील करना है, किस तरह डील करना है, क्योंकि वो 77% है तो हमने इसको कर देना है रिमूव दैट कॉलम, क्योंकि उसकी परसेंटेज जो नल वैल्यूज है वो ग्रेटर देन है, हमने थ्रेशोल्ड रखा हुआ 40% लेट्स से। तो हमने अब इसको यहाँ से करना डिलीट।
हमने क्योंकि कॉलम डिलीट करना है, हमने लिखा df डॉट ड्रॉप, डेटा में से ड्रॉप कर दो, आगे कॉलम का नाम है। आगे हमने ये बताया कि वो कॉलम जो है वो एक वाई एक्सिस की सूरत में पड़ा हुआ है जिसको हमने डिलीट करना है। ये बताना जरूरी है क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आएगा कि मैंने डेक को किस डायरेक्शन में ढूंढ रहा है। फिर इन प्लेस इज इक्वल टू 2 से क्या मुराद है कि अपडेट कर दो डेटा को। अगर हम ये नहीं करेंगे तो डेटा में रो डिलीट नहीं होगा, कॉलम डिलीट नहीं होगा, बल्कि सिर्फ इस लाइन में डिलीट हो जाएगा। जो आपने बैक डेटा लोड किया हुआ उसके अंदर कुछ नहीं होगा। तो अगर एक्सेस इज इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब है कि वो एक्स एक्सेस की बात हो रही है। ठीक है, तो अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद हम चेक करते हैं कि डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। तो कॉलम का नाम चेक कर सकते हैं। एक तो हम COLUMNS, तो यहाँ पर हमें कहीं पर भी डेक नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, यहाँ से हमने चेक कर लिया कि हमारा डेक जो है वो डिलीट हो गया। दूसरा तरीका भी हो सकता है कि हम इंफॉर्मेशन में जाके चेक कर लें, तो फिलहाल हम वो नहीं कर रहे। अब यहाँ पर हमने एक वेरिएबल को डील कर लिया, हमारे पास अब एज रह गया, एम्बार्क रह गया, एम्बार्क डाउन रह गया। अब हम इस तरह करते हैं, जो एज है उसको हम ये कहते हैं कि हम उसको डिलीट करना नहीं चाहते, हम उसको फिल करना चाहते हैं। अब हमने फिल करना हो तो किस तरह करते हैं? फिलिंग मिसिंग डेटा। अब जो फिलिंग मिसिंग डेटा उस पर मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंस डीप लर्निंग की चीज़ें मौजूद नहीं है, बट मैं आपको एक चीज़ वो दिखा दूं पहले ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैंने यहाँ पर जो बात बतानी है वो इतनी इंटेंस नहीं होगी अभी, लेकिन जो सही तरीका है वो क्या है? वो है ये वो ये है कि आपने यहाँ पर जाना है और प्लेलिस्ट में चलते हैं। यहाँ पर है डीलिंग विद मिसिंग डेटा। अब यहाँ पर आपने उसको डिलीट करना है या उसको इम्प्यूट करना है। इम्प्यूट से मुराद है कि उसको कैलकुलेट करके फिल करना है। तो यहाँ पर कुछ टेक्निक्स लिखी हुई हैं, और डिलीट करना, इम्प्यूट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपका पूरा का पूरा एक रिसर्च हो सकती है इस लेवल पर कि आपने डेटा को क्लीन किस तरह करना है। एक डोमेन स्पेसिफिक डेटा उठा लो और उसको कहो कि उसको क्लीन कैसे करेंगे, किस किस्म का डेटा मिसिंग है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद है। ऑब्वियसली इसके अंदर डीप लर्निंग की टेक्निक्स अभी मिसिंग है, वो अभी उस पर काम हो रहा है। जो फाइनली टेक्निक काम करेगी हम उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे, बट अगर आप इसमें जाकर देखना चाहो तो आप देख सकते हो, और ये बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ें। बट आज जो हम देखेंगे वो बहुत जनरल होगा, जो बिगिनर लेवल के लिए फिलहाल समझना काफ़ी है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इस प्लेलिस्ट के ऊपर ज़रूर देखो। ओके, you have missing data like this in your data, then what you can do माइक बंद हो गया है। ओके, अभी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ये जी सारी ओके, तो जो नॉर्मल तरीका है, पहले तो आप इस लेवल पे ये देखो कि अगर मैंने डेटा को किसी सर्टेन नंबर से फिल करना है तो कैसे होगा। एक तरीका ये होता है कि मैंने फॉर एग्जांपल 0 से फिल करना है। ठीक है, 0 से फिल करना है, या मेरे पास एक सर्टेन स्ट्रिंग है उससे फिल करना है। ठीक है, एक सर्टेन स्ट्रिंग है उससे फिल करना है। तो ये आपका काम है कि कैसे फिल करना है। अभी मीडियन से या मीन से कैसे फिल करना है वो देखता है। दिस इज योर टास्क। लेकिन अगर मुझे किसी फंक्शन से करना है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे मीडियन जो है उससे फिल करना है एज को, तो वो कैसे करेंगे? अगर आप इसको गौर से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऊपर वाला काम कैसे करना है। यहाँ पर क्या हुआ, हमने लिखा कि एज के अंदर हमने तब्दीली करनी है। फिल एन ए यानी कि फिल नल वैल्यूज को करना है। किससे करना है? एज का ही मीडियन निकाल लो और उसको अपडेट कर दो यहाँ पर। ये हमने यहाँ पर काम किया।
आपका काम इसी से मिलता जुलता होगा, लेकिन आपने मीडियन और मीन नहीं लगाना, आपने जीरो से और या एक स्ट्रिंग से फिल करके देखना है, कोई एक मेथड लगाकर। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास अब नल वैल्यूज की क्या सूरत हाल है। अह, अब इसमें यह है कि हमारे पास एम्बार्क्ड रह गया और एम्बार्क डाउन रह गया। एज में अब कोई नल वैल्यू नहीं है क्योंकि हमने उसको मीडियन से फिल कर दिया। अब ये दोनों में सिर्फ दो दो नल वैल्यूज हैं। अब इसका पूरा कॉलम डिलीट करेंगे तो कोई बात नहीं बनेगी। सिर्फ दो नल वैल्यूज हैं तो हम ये करते हैं कि जो दो नल वैल्यूज हैं सिर्फ उनको डिलीट कर देता है। अभी तक हमने क्या क्या किया? पहला हमने ये किया कि अगर बहुत ज्यादा नल वैल्यूज हैं तो कॉलम ही को डिलीट कर देना बेहतर है क्योंकि वो ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। फिर अगर वो वेरिएबल जो कि इम्पोर्टेंट है और आपको लगता है कि उसकी चीज आप इम्प्यूट कर सकते हो, उसको फिल कर सकते हो, तो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप यहाँ पर हमने वो देख लिया। फिर तीसरा तरीका ये है कि अगर आपको लगे कि सिर्फ दो वैल्यूज ही हैं, उन्हीं को डिलीट कर दें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम वो देख लेते हैं। डिलीटिंग नल वैल्यूज फ्रॉम टू कॉलम्स या वन कॉलम, आपकी मर्जी है जिससे आपने करना है। यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम है तो हम उसको देख लेते हैं। हम यहाँ पे करेंगे df डॉट ड्रॉप na, क्योंकि मेरे पास दो इस वक्त वेरिएबल है कॉलम में, तो हम इसका सबसेट की कमांड लगाएंगे और इसमें लिखेंगे, एक तो हमारे पास एम्बार्क है, इट्स बेटर टू कॉपी फ्रॉम हियर वरना स्पेलिंग का मसला हो जाएगा, एम्बार्क्ड। और दूसरा हमारे पास है एम्बार्क डाउन। अब यहाँ पर क्योंकि अलग स्पेस भी कॉपी हो रही है तो आपने इसको मद्देनजर रखना है कि ये स्पेस एक्स्ट्रा कॉपी हो रही है, इसलिए प्रैक्टिस अच्छी ये होती है कि कॉलम के नाम प्रिंट करवा लो और वहीं से उसको कॉपी करो। हमने ड्रॉप एन किया, यानी कि नल वैल्यूज को ड्रॉप किया। किस में से करना है? ये हमने दो कॉलम्स उसकी इंफॉर्मेशन दी है, अगर एक कॉलम देना तो वहां पर एक कॉलम का नाम लिखकर आगे काम कर सकता है। अब दोबारा से अगर मैं ये रन करूं, अभी आप देखो यहाँ पे दो दो नल वैल्यूज मौजूद है। अब मैं इसको रन करूं तो अब मेरे पास सारी नल वैल्यूज खत्म हो गई हैं। एम्बार्क डाउन और एम्बार्क, कहाँ गया एम्बार्क? ये एम्बार्क, इसकी भी नल वैल्यू खत्म हो गई है। अब यानी कि हमारा डेटा नल वैल्यू से खत्म हो गया, क्लियर हो गया। क्लीनिंग के अंदर दूसरा स्टेप आता है डुप्लीकेट्स का, डुप्लीकेट्स देखना। डुप्लीकेट्स का भी वही हिसाब किताब है जैसा अभी हम नल वैल्यू को देखे किस तरह चेक करते हैं। डीएफ डॉट डुप्लीकेटेड और सम, उसने हमें ये बता दिया कि भाई 116 है जो डुप्लीकेट वैल्यू जिसके अंदर मौजूद है। अब डुप्लीकेट का क्या मतलब है, उसको थोड़ा सा विजुअलाइज करना इंपॉर्टेंट है पहले कि हम पकड़ के डिलीट कर दें। डुप्लीकेट का मतलब ये है कि पूरी की पूरी रो दूसरी रो से इक्वल है। अब आपका डेटा में आपने ये देखना है कि क्या डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हैं या नहीं आ सकती। हमारा जो टाइटैनिक का डेटा सेट है, अगर हम ऊपर जाके देखें तो वहां पर हर बंदा इंडिविजुअल है, उसकी वैल्यूज कैसे सेम आ सकती हैं? वो सरवाइव किया है, उसकी क्लास क्या है, उसकी जेंडर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या वो दूसरी दफा अपीयर हो सकता है डेटा के अंदर? नहीं हो सकता। तो ये सवाल अपने अपने डेटा से पूछना है कि क्या आपका डेटा इस तरह का है जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। क्योंकि इसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकती और हमें जरूरी है कि डुप्लीकेट निकाल देना बेहतर है, वरना हमारा एनालिसिस जो है वो बाइस्ड आएगा, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। तो हमने क्या करना है, उसको निकाल देना है। डीएफ डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स, और अगेन इन प्लेस हम करेंगे क्योंकि हम उसको अपडेट करवाना चाहते हैं डेटा को। और यहाँ पर वो हो गया, यहाँ पर 116 था, मैं इसको दोबारा रन करूँ तो ये 0 हो गया, यानी कि डुप्लीकेट्स खत्म हो गए। आपका टास्क यहाँ पर क्या है? आपका टास्क ये है यहाँ पर कि आपने एक छोटा सा डेटा फ्रेम बनाना है। ठीक है, वो छोटा सा डेटा फ्रेम हो जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 3 कॉलम्स हो, ज्यादा से ज्यादा नहीं 3 कॉलम्स ही हो बस, 3 कॉलम्स हो उसके अंदर, और कोई 5 के करीब रोज हो,
और उसके अंदर एटलीस्ट 2 रोज जो है ना वो सिमिलर हो, और फिर आपने उसके ऊपर उस डेटा फ्रेम को बनाना है और फिर डिलीट करना है उसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज। ये आपका टास्क होगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए कि जब डुप्लीकेट वैल्यूज डिलीट होती हैं तो उसका क्या मतलब होता है। अब जब हमने डुप्लीकेट वैल्यूज को डिलीट कर दी तो अक्सर का जरूरी होता है कि हम उसके इंडेक्स को भी रीसेट कर दें, और ये अच्छी प्रैक्टिस समझा जाता है। अ, हमने एक दफा पहले भी किया था उसका इंडेक्स रीसेट। फॉर एग्जांपल हम इसको रीसेट करना चाहते हैं। हाँ जी राजिया। जब कोई भी टाइटैनिक के डेटा सेट में कोई भी बंदा दोबारा नहीं आ रहा तो डुप्लीकेट वैल्यू 116 कैसे होगी? हाँ, अच्छी बात है। वो ये है कि जब डेटा रिपोर्ट हो रहा था ना उस वक्त गलती हुई है। हम अभी वही कर रहे हैं। डेटा क्लीनिंग का क्या मतलब है कि जब हमारे पास डेटा आ जाता है, जरूरी नहीं है कि डेटा इकट्ठा करते हुए वो सही और ऑथेंटिक डेटा ही आया हो, इसलिए उसको डबल चेक करना जरूरी है। तो जब आप डेटा इकट्ठा करोगे ना, जब अक्सर का आपको फॉर्म दिया जाता है गूगल पर, आजकल तो ये हो रहा होता है कि आपको एक गूगल का फॉर्म दे दिया जाता है और कह दिया जाता है कि यार इसको फिल कर दो। हो सकता है कि मैं शरारत से अपनी ही एंट्री 2 दफा कर दूं, ठीक है। लेजिटिमेट तो ये है कि मुझे एक ही दफा एंट्री करनी चाहिए, लेकिन मुझे शरारत करनी थी कोई, तो मैंने 2 दफा एंट्री कर दी है अपनी। या कभी होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमारा डेटा गया भी ऐसे ही से या नहीं, तो हम 2 दफा एंट्री कर देते हैं। इवेंचुअली वो जो डेटा आपके पास एक्सेल शीट में आता है, आप उसको एनालाइज करने बैठोगे तो आपको होगा कि अच्छा 100 लोगों ने किया है, जबकि वो 99 लोग हैं, मैंने 2 दफा कर दिया। तो इसलिए हम पे डुप्लीकेट को चेक करते हैं। सेम गोज फॉर टाइटैनिक। जब उनका डेटा सेट आया तब वो मुकम्मल तौर पे साफ नहीं था, उसके अंदर डेटा के अंदर ग्लिचेस थे, डेटा के अंदर गलतियां थी। उन गलतियों को हम फिलहाल साफ सुथरा कर रहे हैं। इज इट क्लियर राजिया? ऑलराइट। तो टास्क आपको समझ में आ गया। सिर्फ टास्क इसलिए दिया कि आपको विजुअलाइजेशन हो, जो आप लोग काम कर रहे हो ना उसका आपके जहन में तस्वीर बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके जहन में तस्वीर नहीं बनेगी कि आप क्या कर रहे हो, आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इंडेक्स को रीसेट कर देते हैं, क्योंकि ये जरूरी है। बहुत सारी जगहों पे लोग इसको स्किप कर जाते हैं, बट मेरे लिहाज से ये इंपॉर्टेंट चीज है। इंडेक्स को जब आपने डिलीट किए हैं कुछ चीजें, तो इंडेक्स तो ऊपर नीचे हुए हैं, तो इंडेक्स को रीसेट करना इज इम्पोर्टेंट। हम जाते हैं df डॉट रीसेट इंडेक्स। ड्रॉप का मतलब है कि जो हमने दरम्यान में मिसिंग वैल्यूज हैं उनको हम कहते हैं कि वो अपीयर ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 3 के दरम्यान में 2 3 4, 3 हट गया, 2 के बाद 4 आ रहा है, तो हम कह रहे हैं कि जो 3 है उसकी जगह पर जो 4 आ रहा है उसको ऊपर कर दिया जाए और उसको अपडेट कर दिया जाए। तो ये यहाँ पर काम हो गया। आपने जब डेटा को करना है ना, डुप्लीकेट बनाना है और डुप्लीकेट डिलीट करना है, तो उसके बाद इंडेक्स रीसेट करके भी देखना है इंडेक्स आपका रीसेट हुआ है कि नहीं हुआ। अब यहाँ तक हमने एक किस्म का डेटा साफ कर लिया हुआ। ये एक बहुत ही जनरल प्रैक्टिस है अगेन, कि मिसिंग वैल्यूज को डील करो, डुप्लीकेट्स को डील करो। जब आपने अपना कोई हाइपोथेसिस फिलहाल सोचा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये 2 काम करने से डेटा क्लीन हो गया, तो वेल एंड गुड। अब आपने इतनी मेहनत से साफ किया डेटा, अब उसको सेव भी तो करना है। सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मैं देख लूँ मेरे पास डेटा की फाइल तो नहीं पड़ी हुई। CSV की एक खाने के नाम से पड़ी हुई है, एक CSV की कार्ड्स के नाम से पड़ी हुई है। तो यहाँ पे अब हम फाइल सेव करने लगे। फाइल सेविंग इन CSV। DF वाली मेरी फाइल थी, उसको मैंने 2 CSV में सेव करना है, और इसका मैंने नाम रख देना है भाई क्लीन डेटा लेट्स से। और किस फॉर्मेट में करना है, एक्सटेंशन उसकी CSV होनी चाहिए। और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंडेक्स लेवल मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमेशा आ जाता है। वो एक किस्म की रिडंडेंट चीज़ें हो जाती हैं कि सीरियल नंबर भी आ रहा है, इंडेक्स लेवल ऑलरेडी जो आ रहा था वो भी आ रहा है, तो हम ये नहीं देखना चाहते। हमने इसको किया, और यहाँ पर हमारे पास ये ऊपर क्लीन डेटा आपको नजर आ रहा होगा। इसको अगर मैं खोल के देखूँ तो ये मेरे पास सारा का सारा डेटा मौजूद है, सेव हो गया।
अब ये है कि मैंने आज काम कर लिया, मैंने इस पे कल सोचना है कि मैंने इसके ऊपर हाइपोथेसिस कौन सा लगाना था, लेट्स से। तो मैंने इतना काम कर लिया, कल हाइपोथेसिस सोच के मजीद डेटा क्लीन करना है, तो मजीद डेटा क्लीन करके उसके ऊपर हाइपोथेसिस हम लगा सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाने लगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स गुड। तो अब हम इस तरह करते हैं कि आप लोगों से पूछते हैं हाइपोथेसिस का, क्योंकि अब मैंने हाइपोथेसिस को लेकर चलना है। कि हमारे पास एक जनरल हाइपोथेसिस हो तो उसके थ्रू एनालिसिस किस तरह होगा। अभी तो बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। अभी तो मैंने डेटा क्लीन कर दी है, अब यहाँ पर मैंने एनालिसिस शुरू करना है, ठीक है। अब वो जो एनालिसिस है वो हो सकता है यूनिवेरिएट के लिहाज से। अगर आपके जहन में फिलहाल हाइपोथेसिस नहीं है, आप चाहते हो कि आप पूरे डेटा को अच्छी तरीके से एनालाइज करो। एक होता है यूनिवेरिएट, यानी कि एक वेरिएबल को उठाकर उसके ऊपर बात करना शुरू कर दो कि हर वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन किस किस्म की है, हर वेरिएबल में किस तरह का काम हो रहा है। फिर आप कर दो बाइवेरिएट, हर एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ क्या ताल्लुक है। जैसे कि अगर हम डेटा को ऊपर जाके देखें, पहले मैंने देखा कि सरवाइव की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितने लोग सरवाइव हुए हैं, कितने लोग सरवाइव नहीं हुए। ये मेरा यूनिवेरिएट में आएगा, क्योंकि मैंने एक वेरिएबल को डील करना शुरू किया हुआ। मैंने देखा कितनी किस्म की क्लासेस हैं, ठीक है, कितने किस्म की हमारे पास पैसेंजर क्लासेस हैं। इसमें हम एक दो यूनिवेरिएट का काम करके देख लेते हैं। मेरे पास कितने आदमी हैं, कितनी औरतें हैं, मेरे पास एज ग्रुप के हवाले से क्या इंफॉर्मेशन है। अगर मैंने सिर्फ इंडिविजुअल वेरिएबल को डील करना है तो हम यूनिवेरिएट एनालिसिस करते हैं, यानी कि किसी का कोई ग्राफ बना लें, किसी का हम कोई एनालिसिस का कोई सर्टेन पॉइंट मेंशन कर दें। बाइवेरिएट में क्या होगा, सरवाइव होने का पी क्लास के साथ क्या ताल्लुक है, इस पर अगर मैंने एक ग्राफ बनाना है या मैंने कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कोई भी कमांड के थ्रू, वो किस तरह करना है। क्या सरवाइव का ताल्लुक जेंडर के साथ है, दिस इज अनदर क्वेश्चन। क्या सरवाइव होने का ताल्लुक एज के साथ है, अनदर क्वेश्चन। अभी तो हम सरवाइव को डील कर रहे हैं, बाकी हो सकता है पैसेंजर का जेंडर के साथ कोई ताल्लुक है, पैसेंजर क्लास का एज के साथ कोई ताल्लुक है, एक्सेट्रा। बहुत सारे सवाल निकल कर आ सकते हैं। तो जरूरी ये होता है कि आप पहले 2 या 3 सवालों को लेकर अपने दिमाग में रखो और उसके अकॉर्डिंग डेटा को एनालिसिस करना शुरू करो। फॉर एग्जांपल अभी यूनिवेरिएट में हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, बाय में भी एक देख लेंगे, मल्टी की भी एक देख लेंगे। सो लेट्स गो विद यूनिवेरिएट। फॉर एग्जांपल मैंने देखना है कि हाउ मेनी people are actually survived, ठीक है, ज्यादा मर गए थे या ज्यादा जिंदा बच गए थे। उसके लिए क्या है, काउंट प्लॉट ज्यादा बेहतर है। और अगर मुझे काउंट प्लॉट बनाना है तो वो हो सकता है, अगर मुझे वैल्यू काउंट करनी है तो ये हो सकता है। एक तो मैंने ये देख लिया सरवाइव का 0, 455, सरवाइव का 1, 318। अब जब हम 0 1 की बात कर रहे हैं तो 0 का मतलब है नो, 1 का मतलब है यस। तो जितने बचे वो 318 थे, ज्यादा मरने वालों की तादाद थी। तो ये तो हमने इससे कर लिया। अगर मुझे ग्राफिकली देखना है तो काउंट प्लॉट मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है, SNS डॉट काउंट प्लॉट। और उसके अंदर हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू सर्वाइव्ड, आई डोंट नो, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं और साथ डेटा अलग से दे दें, df let's see plt dot show। या तो सरवाइव होने वाले और ना होने वालों का डिफरेंस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अगेन अगर आप थोड़ा सा और इसके अंदर काम करना चाहते हो तो ये हो सकता है कि आप यहाँ पर ऐड कर दो एट द परसेंटेज, ठीक है, ऑफ ईच कैटेगरी इस ग्राफ के ऊपर। तो वो अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं, बट उसके लिए मुझे 3 लाइनें लिखनी पड़ेंगी कोड की। फिलहाल मैंने नहीं लिखना, हम इसको, मैंने इस तरह की एक फाइल अपलोड की हुई है गिटहब पर, डेटा विजुअलाइजेशन की रिपोजिटरी के नाम से, वहां पर मैंने ये काम किया हुआ है। अभी मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर हम उसमें घुस जाएंगे, अच्छा इसको मजीद रिफाइन किस तरह करें, अभी हम विजुअलाइजेशन नहीं कर रहे।
हम ये देख रहे हैं कि हमने एनालिसिस किस तरह करना है। इसके अंदर मजीद फनकारियां आप कर सकते हो, आप कोड उठाओ, ये करना चाहते हो वहां से कॉपी करो लिख दो, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। बस आपको एक एग्जांपल बताइए कि ये चीज़ हो सकती है। और उसके अलावा ये हो सकता है कि कैटेगरीज आपकी कितनी हो सकती हैं। आप लोग ये चेक कर सकते हो कि पैसेंजर क्लास में फर्स्ट क्लास ज़्यादा था, सेकंड क्लास ज़्यादा था, या थर्ड क्लास की लोग ज़्यादा थे। ये आप लोग चेक कर सकते हैं। अब हम बाई वेरिएट में अगर चले जाते हैं, ये चले जाते हैं कि सर्वाइवल रेट वर्सेस पी क्लास लेट्स से। अब सर्वाइवल रेट में मसला हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि ये इंटीजर के तौर पर मेंशन हुआ था, बट लेट्स सी। मीन नहीं चाहिए मुझे। फर्स्ट क्लास के लोग एज यूजुअल ज्यादा बचे, ठीक है। सेकंड क्लास के लोग कम बचे और थर्ड क्लास के लोग ज्यादा बचे। तो ये एक किस्म का सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के दरमियान में जो हमारा एक जनरल रूल था कि यार सेकंड क्लास वाले ज्यादा बचने चाहिए थे, जो कि जनरल परसेप्शन होता है, और थर्ड क्लास वाले कम बचना चाहिए थे बिकॉज उन्होंने पैसे ज्यादा दिए हुए थे। तो आपने वो टाइटैनिक की मूवी जब देखी होगी, तो जो अमीर लोग थे उनको अलग से उन्होंने छोटी छोटी किश्तियां मंगवा के दे दी थी, मंगवा के देने से मरा था कि साल लगी हुई थी, और उनको जल्दी जल्दी निकालना शुरू कर दिया था क्योंकि वो अमीर लोग थे, दे हैव ज्यादा रिसोर्सेज, प्लस उन्होंने ज्यादा पे किया हुआ था या वो एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी तैयार थे तब, तो उनको उन्होंने अलग किश्ते में बिठाकर भेज दिया। बट ये चीज जो है वो ये कि हो सकता है कुछ लोग थर्ड क्लास वाले जिन्होंने कम करा दिया हुआ था, उन्होंने खुद से किश्ते निकाल के, उस वक्त किसी को कोई होश तो होता नहीं है, तो निकाल कर वो चले गए, या कोई और रीजन भी हो सकती है, बट ये हमने इन्फर किया चीजों को। तो ये हमने किया। अब इसका ग्राफ भी हम बना के देख सकते हैं। ये ग्राफ जो है इसका आ, कौन सी कौन सा ग्राफ ज्यादा बेहतर रहेगा, कोई आइडिया किसी को? यहाँ पर किस किस्म का ग्राफ हम ज्यादा अच्छे तरीके से बना सकते हैं? बार ही सही रहेगा इसके लिए, या लाइन ग्राफ भी बना सकते हैं। अ, अगर हम इस तरह करें कि काउंट के अंदर ह्यू डाल दें, आई डोंट नो इफ इट वर्क्स बट इट शुड बी अ गुड ऑप्शन। आपने जो कहा है ना वो आप ट्राई करके जरूर देखना। फिलहाल मेरे जहन में एकदम से ये चीज आई है। लेट्स ट्राई दैट। अगर नहीं काम करता तो फिर आप वाली चीज ट्राई करता है। हमने क्या करना है, इसके अंदर पी क्लास को लेकर आना। आई डोंट नो इवेंचुअली इफ इट हम्म हम चाहते हैं कि हम सिर्फ, अच्छा यहाँ पर दोनों इन्फॉर्मेशन मिल गया ना, कि जो मर गए हैं जो जिंदा थे। अब यहाँ पर ये दोनों में देखने वाला है कि ज्यादातर लोग फर्स्ट क्लास वाले ही थे इन टोटल। जो टाइटैनिक में सवार हुए थे उसमें ज्यादातर लोगों की तादाद वो थी जो कि फर्स्ट क्लास वाले थे। ये थर्ड क्लास नहीं है, ये ग्रीन से जो शो हो रहा है 3 लिखा हुआ है इधर तो। ओह यस सॉरी, थर्ड क्लास, ठीक है। यप, आई वाज लुकिंग एट समथिंग एल्स। तो थर्ड क्लास वाले ज्यादा थे। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गए हैं फर्स्ट क्लास वाले, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ रहे हैं सेकंड क्लास वाले। हम इसको सम करके भी देख सकते हैं कि टोटल कितने लोग हैं फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में। तो ये सारा अब हम एनालिसिस कर रहे हैं। हमने एक सवाल निकाला है और अब उस सवाल का हम आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ग्राफ के थ्रू करें, चाहे हम इस तरह की कमांड से, कोई एनालिसिस की कमांड से करें, लेकिन हमने उसका आंसर देना है। तो अब इसमें से 100 किस्म के सवाल निकलेंगे, और जरूरी नहीं है कि 100 किस्म के सवालों का जवाब आपने एक ही स्टैंडिंग में दे देना। इसीलिए होता है कि आप एक हाइपोथेसिस बनाओ कि मैंने ये हाइपोथेसिस को लेकर आगे चलना है, तो काम होगा आसान आपका। अच्छा, यहाँ पर आपको एक असाइनमेंट दी जा सकती है वैसे, अच्छी चीज है वो। अभी मैंने आपको पीछे जो भी काम करने के लिए कहा है, उसमें एक डुप्लीकेट वाला काम आपने जरूर करना है, और आपने ये वाला काम करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस है
व्हाट्स दी, एक मिनट में चार्जर लगा लूं लैपटॉप को। ओके, अच्छा हाइपोथेसिस में वर्ड से स्टार्ट नहीं होता। हाइपोथेसिस मैंने एक जनरल असम्पशन देनी है, वर्ड यस और नो में हो सकती है। हम ये कहते हैं कि पहले मैं सोच लूं कि मैंने बोलना क्या है। हाइपोथेसिस में हम कहना क्या चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं, मेरा जो आइडिया है वो ये है कि क्या वो लोग जो फैमिली के साथ आए हुए थे वो ज्यादा बचे हैं या वो लोग ज्यादा बचाए गए हैं जो सिंगल आए हुए थे। ठीक है, हम ये सवाल को डिस्कस करना चाहते हैं। इस पर आपने भी काम करना है तो मैंने भी काम करना है, और हम इसको कल थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इवेंचुअली इट्स योर असाइनमेंट। कल आप लोगों ने इस पर काम करके आना है, ये जो हम इस वक्त हाइपोथेसिस लिखने लगे, और फिर डिस्कस करेंगे कि किसने क्या काम किया था। और क्योंकि आप लोग इस वक्त डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख सकते हो सकता है हर एक बंदे का काम करने का तरीका मुख्तलिफ हो और हमें डिफरेंट इंसाइट्स मिले इस एक हाइपोथेसिस से। ओके, क्या था कि पैसेंजर्स who traveled with the family members, अच्छा फैमिली मेंबर्स में जो मैंने कहा है VLED, अभी हमने ऊपर बात की थी फैमिली का क्या मतलब है, या तो उनके पास सिबलिंग्स है या स्पाउस है या पेरेंट है या चिल्ड्रन, उनकी इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठी करनी है। सिबलिंग्स है या जो भी है आपको पता है, had a higher chance of surviving the डेथ डेट तो नहीं कहेंगे हम, सर्वाइविंग SURVI एनजी the Titanic disaster, DISASTER। ओके, दिस इज द हाइपोथेसिस। हिंट आपके पास क्या है, हिंट आपके पास ये है कि आपने सिर्फ दो वेरिएबल्स के ऊपर काम करना है। हिंट मैं जल्दी से आपको दे दूं यहाँ पे। हिंट ये है कि आपने पहले तो एक वेरिएबल बनाना है, न्यू वेरिएबल बनाना है फैमिली साइज का या फैमिली के नाम से, उसमें आपने कंबाइन कर देना है ये स्पाउस और सिबलिंग वाली इंफॉर्मेशन, दो कॉलम्स की इंफॉर्मेशन कर देनी है। वो PARCH है और दूसरा क्या SIBSP है शायद, इन दोनों की इंफॉर्मेशन कंबाइन कर दी है इन अ सिंगल कॉलम, और फिर इसको उठाकर हमने सर्वाइवल के साथ कंपेयर करना। कि क्या हमारा जो सवाल है, हमने कहा है कि जो फैमिली वाले लोग हैं वो ज्यादा प्रायोरिटी वाले थे तो उनको ज्यादा बचाया गया, उनको ज्यादा बचने के चांसेस थे उनके। हमारी नजर में ये है, अब ये यस है या नो है ये हम इसको एनालाइज करके करेंगे। दो लाइनों का या दो सेल्स की बात है, ज्यादा इसके ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। अभी जो मैंने लिखा है सर्वाइवल कंपैरिजन, इट वुड बी फन इवेंचुअली कि कल हमने इस पे क्या काम किया हुआ है। तो आपने ये करके आना, एक डुप्लीकेट वाला काम है और एक काम है, नथिंग मोर। और ये बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ जी नमूना। मैंने ये पूछना था कि जो भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं क्या वो पर्टिकुलर रीजनिंग के बगैर भी हो सकती है, जैसे कि मतलब अभी हमने बनाया कि और हम कह रहे हैं कि इसका जवाब यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, तो हम पहले से ही कुछ रीजन सोच के नहीं दे सकते? जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि ज्यादा जो है वो मेन सरवाइव किए थे क्योंकि वो थोड़े स्ट्रोंगर होते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। लेकिन ये वाला सवाल भी तो हो सकता है ना, आपके बात से मुझे बस एक बार याद आ गया कि जब ऐसी सूरत हाल होती है तो औरतों को बचाने की ज्यादा समझा जाता है कि यार औरतों को पहले समझा समझा क्या यार बचा लिया जाए और उनको भेज दिया जाए, जो मेन मसला है उसको डील किया जाए फिर बाद में। ओके, बट अगेन इट्स रियली सब्जेक्टिव, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसको देखने का कुछ और है, आपने जैसे कोई बात की है वो आपका अपना पर्सपेक्टिव है।
हाइपोथेसिस की जो डेफिनेशन है मेमोना, दैट इज समथिंग कि आपने एक जनरल स्टेटमेंट दी है, वो गलत भी हो सकती है, वो सही भी हो सकती है, आपको पक्का नहीं पता कि वो सही है या गलत है, ठीक है। हाइपोथेसिस का मतलब यही है कि एक वो फैक्ट नहीं है, उसके पीछे कोई रीजनिंग नहीं है, आपने जनरली एक बात कह दी है, पर अब आपने उसको साबित करना है अपने सबूतों के साथ कि ये किस तरह होगा। तो जो पीछे कोई सर्टेन रीजनिंग है, वो शायद आपके बैक एंड पर आपके दिमाग में कोई रीजनिंग चल रही हो और उस हवाले से आपने हाइपोथेसिस दी है। ऑब्वियसली ये तो नहीं है कि सुबह उठते साथ ही हम कोई हाइपोथेसिस दे दें बगैर सोचे समझे, कोई ना कोई बैक एंड पे रीजनिंग आपके दिमाग में चल रही होती है। लेकिन हाइपोथेसिस की डेफिनेशन ये होती है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट जो गलत भी हो सकती है, जो सही भी हो सकती है, आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे, आप एविडेंस नहीं ढूंढोगे। तो एविडेंस हम ढूंढेंगे एनालिसिस के थ्रू, और इवेंचुअली हम कहेंगे कि जो हमने ऊपर बात की थी वो गलत हो गई है, या ऊपर हमने जो बात की थी वो सही हो गई है। तो ये चीज है। इज इट क्लियर मेमोना? हाँ जी clear। ओके। अब मैंने आपको दिखाना है एक चीज। यहाँ तक तो हो गया काम खत्म इसका। तो नाउ वी विल सी के केगल पर डेटा एनालिसिस का कंपटीशन था, ईडीए ही करना था, और मैंने एक मेरे पास कोड तो होगा पड़ा हुआ। ये था, ये हमने हाइपोथेसिस लिया था, एक डेटा था केगल का और उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा वेरिएबल्स थे। अब वो आप डेटा खोल कर देख सकते हो। उसके अंदर ये था कि कौन सा एज ग्रुप है जो डेटा साइंस को यूज कर रहा है, कौन से प्रोफेशन है, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट है, डेटा एनालिस्ट है, मशीन लर्निंग इंजीनियर है, कौन से दुनिया के लोग हैं, वगैरह वगैरह। आपने वो डेटा आपको बस दे दिया था, उन्होंने कहा था खुद से सवाल लेकर आओ, खुद से एनालाइज करके वो अपलोड कर दो, और इवेंचुअली फिर आपको मेडल दिया जाएगा आपकी पोजीशन के लिहाज से। यहाँ पे मेरे पास ब्रॉन्ज मेडल है इस वक्त, ये ब्रॉन्ज पोजीशन है, तो वो आपको दिया जाएगा। तो मैंने क्या किया, हम कुछ लोग थे टीम में, हमने डेटा को देखा, हर बंदा अपना अपना सवाल लेकर आया, फिर इवेंचुअली हमने ये फाइनल किया कि क्या डेटा साइंस सिर्फ यंग लोगों पर मुश्तमिल है, या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि यंग एडल्ट्स की एज में कैटेगरी में नहीं आते। यंग एडल्ट से मुराद ये है कि 35 साल से कम लोग, 35 साल से ऊपर को हमने यंग एडल्ट्स कंसिडर नहीं किया, ठीक है। तो हमारी ये डेफिनेशन थी यंग एडल्ट्स की। तो उसमें हमने क्या किया, हमने एक हाइपोथेसिस डिफाइन किया, टारगेट ग्रुप ऊपर लिख दिया, फिर हमने कहा कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या। फिर जो हमने डेटा निकाला था उसकी इंफॉर्मेशन दी, वो डेटा बहुत ही ज्यादा बिखरा हुआ था। मुझे 2 दिन लगे थे इस डेटा को क्लीन करते हुए पूरा, कि मैंने करना है क्या इस डेटा के साथ। 2017 से 2022 तक की इंफॉर्मेशन थी, और उसके साथ जब हमने काम किया था तो हमने फिर उसको बारी बारी इस तरह करना शुरू किया। आप इसे गो थ्रू कर सकते हो इस फाइल से, आपको शायद कुछ इंसाइट्स मिल जाए, लेकिन इतनी जल्दी इतनी ये वाली फाइल शायद आपको समझ में ना आए कि हमने क्या क्या काम किया हुआ था इसके ऊपर। आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर जो आपके पास है, आप यहाँ पर टाइटैनिक टाइटैनिक लिख सकते हो, और नीचे लोगों ने जो काम किया होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। ये स्पेसशिप टाइटैनिक है, मशीन लर्निंग फ्रॉम डिजास्टर। हम इस तरह करते हैं कि हम ईडीए लिखते हैं आगे, अगर किसी ने इस पर ईडीए किया हुआ है, डेटा टीम टाइटैनिक ईडीए। काफी सारे निकल आए हैं, 7415 रिजल्ट हैं हमारे पास। अगर मैं इसको खोलूं पहली वाली फाइल को, तो या अच्छा यहाँ पे उसने वही काम किया हुआ है, यूनिवेरिएट वेरिएबल कैटेगोरिकल, फिर आई डोंट नो आगे क्या है। तो ये अच्छी फाइल लग रही है ऊपर से देखने में, बट अच्छा उसके पास ये नाम भी मौजूद है। कैबिन की इंफॉर्मेशन किसी किसी में है, किसी में नहीं है, बट ये ज्यादा रफ डेटा सेट हो सकता है। बट यू कैन लुक, आप सीधा गूगल पे भी जाके लिखोगे ना टाइटैनिक ईडीए तो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह आप यहाँ से केगल से ईडीए निकाल सकते हो। आप सिर्फ ईडीए लिखो तो आपको मुख्तलिफ ईडीए मिल जाएंगे किस मुख्तलिफ डेटा सेट पे किए हुए, ठीक है। रिग्रेशन ईडीए, हाउस प्राइसेस के ऊपर ईडीए किया हुआ किसी ने,
हाउ द गेम बिगिंस के कोई नाम से डेटा होगा, उसके ऊपर ईडीए किया हुआ है। तो इस तरीके से आप केगल को इस्तेमाल कर सकते हो। आपने एक किसी आपके पास एक डेटा सेट है जो कि कहीं पे भी अपलोड नहीं हुआ, वो आपका अपना है। लेकिन अगर आपने ये देखना है कि मैं ईडीए शुरू कहाँ से करूँ, ईडीए में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो आप इन फाइल्स पे जाकर देख सकते हो कि अच्छा उन्होंने कौन कौन स्टेप किए हुए थे। फिर जो आपको अच्छे स्टेप्स लगते हैं कि हाँ ये डेटा, ये वाला स्टेप मैं अपने डेटा के साथ करूँ तो मुझे अच्छी इंसाइट मिल सकती है। तो यही वाली चीज़ है कि आपने दूसरों का काम एनालाइज करना है और उसको अपने काम में लेकर आना है। आज मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ना शुरू किया हुआ था, तो उसमें इनोवेशन की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई थी कि इनोवेशन का ये मतलब नहीं है कि स्क्रैच से कोई चीज़ बनाई जाए। इनोवेशन का यह मतलब है कि ऑलरेडी जो काम किया हुआ है, दो चीज़ों आप पकड़ लिया आपने, फॉर एग्जांपल एक्स और वाई पकड़ लिया। एक्स और वाई ऑलरेडी एक्स वाई की सूरत में रखा हुआ है, लेकिन आपने एक्स डिवाइडेड बाय वाई लिख दिया। दिस इज इनोवेशन, जो पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था। दो चीज़ों को ही लेकर काम करो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उनको इस तरह प्लेस कर दो जो न्यू हो। तो काम सबका देखो, फिर देखो अच्छा किसी ने ये किया हुआ है, किसी ने वो किया हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ कि अब मेरा डेटा के साथ कौन सा चल सकता है, कौन सी चीज़ हो सकती है। फिर खुद से एक पूरी लिस्ट बना लो कि अच्छा ये काम करना चाहिए इस डेटा के साथ। वो इनोवेटिव आइडिया हो जाएगा आपका। तो ये आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया देना था कि इस तरीके से हो सकता है। और यहाँ पर होम में जब आप जाते हो एज अ न्यू बी, तो लर्न टू कम्पीट ऑन केगल कंपटीशन में जाओगे, तो यहाँ पर पहला टाइटैनिक ही आ रहा होता है। और competitions, filters, hmm, I should type. ये है टाइटैनिक का। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपनी फाइल जमा करवाई हुई है, और आप भी यहाँ पर अपना फाइल जरूर जमा कराओ। जो भी आप काम करो टाइटैनिक पर, जैसा भी हमने एक हाइपोथेसिस सोचा, डाटा क्लीन करके यहाँ पे अपनी सीधी फाइल जमा करा दो, न्यू नोटबुक पे करके अपलोड कर देना। नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछना कि यहाँ पर काम किस तरह जमा कराना है। गिटहब पे तो अपलोड करना ही है, लेकिन यहाँ पर भी आपने अपलोड करने की कोशिश जरूर करनी है। डेटा जो है वो, अगर आपके पास डेटा नहीं है और आप डेटा डाउनलोड करना चाहते हो, तो 3 फाइल्स उन्होंने कहा है कि हमारे पास हैं। और 3 फाइल्स में कौन कौन सा डेटा मौजूद है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। 0 का मतलब नो है, 1 का मतलब यस है, और यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सो आई विल कॉपी दिस लिंक एंड सेंड यू, ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर खत्म है। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, और मैं रिकॉर्डिंग खत्म कर दूँ पहले।